जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 11 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर सुनिएगा। और ये ज्ञान सर है और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच गाइस आपके लिए अवेलेबल है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन हमारे पास आपके लिए हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पीएससी के भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो आप इनकी तैयारी जो है वो कर रहे हैं तो तुरंत बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। ये दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा ये टॉपिक्स हैं आज की जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके कमेंट्स जो है वो चेक कर लेता हूं कि आपने लास्ट लेक्चर्स में जो कमेंट्स किए हैं। वेरी गुड ईशा, सोनम, प्रीति, आयुषी, बहुत बढ़िया। और ऋषभ ऋषभ, थैंक यू। आप भी आंसर जो है वो लिखना शुरू करो कमेंट बॉक्स पे। वेरी गुड। इसी प्रकार से जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछता हूं तो उसका आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखकर बताना है। और मेरा नाम है कमलाक्ष झा। तो आइए लेक्चर को जो है वो करेंगे स्टार्ट। और थोड़ी सी आज तबीयत डाउन है तो आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट कि हो सकता है कि शायद दो तीन टॉपिक जो है वो अपन कल कवर करें। बाकी आज देखो जितनी हिम्मत हो रही है उस हिसाब से अपन करते ही हैं। और हुआ तो जो है वो कंप्लीट ही कर देंगे। क्योंकि यार एक थोड़ी सी दिक्कत जो है वो होती है मुझे बीच बीच में, पता नहीं क्यों ऐसा है। चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं। पिछली बार भी हुई थी, आपको पता होगा, महीने में एक आधी बार तो ये स्ट्रोक पड़ता ही है अपन को। मेरा बताया था ना, बीपी एकदम जो है वो शूट कर जाता है। तो वो एक इशू आता है तो बिल्कुल हालत जो है वो खराब सी रहती है। चलिए एनीवेज, हम जो है वो बिना समय वेस्ट किए सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका पहला टॉपिक है गाइस, पहले टॉपिक के अंदर बात जो है वो की जा रही है इंडो यूरोपियन ओरिजिन से रिलेटेड टॉपिक है ये। देखो ये टॉपिक पिछले महीने भी देखने को जो है वो मिला था, 15-20 दिन पहले लगभग जो है वो देखने को मिला था। तो इसी इंडो यूरोपियन ओरिजिन के नए जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि लिंग्विस्टिक हिस्ट्री का एक मिसिंग लिंक समझा समझाएगा हमें। यानी कि रिपोर्ट के थ्रू हम लोग को पता लगेगा कि ह्यूमन के ओरिजिन वगैरह की बातें हैं कि ह्यूमन का मूवमेंट, माइग्रेशन किस प्रकार से देखने को मिला। तो इस टॉपिक में जो चीज मैं आपको बताऊंगा बस वो नोट डाउन कर लेना, अगर कोई चीज काम की हुई तो प्रीलिम्स के लिए। बाकी उतना कुछ खास काम का टॉपिक ये है नहीं। ये रिसर्च नेचर जनरल में पब्लिश हुई है और इसे इससे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की शुरुआत को समझने में एक नया पर्सपेक्टिव जो है वो मिला है। तो आइए इसी के बारे में बात करेंगे। एक नई जेनेटिक स्टडी के मुताबिक बताया गया, कॉकासस लोअर वोल्गा रीजन के लोग जो 6,500 साल पहले रहते थे, उनको इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का एक पॉसिबल एंसेस्टर माना जा रहा है। पहले ये माना जाता था कि यमनाया लोग जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के पहले स्पीकर्स थे, लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक ये थ्योरी चैलेंज हो रही है। और इसमें अब बताया जा रहा है कि ये जो कॉकासस लोअर वोल्गा के जो लोग हैं, ये बेसिकली जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के जो है वो एंसेस्टर हैं। यानी कि सबसे पहले इन लोगों ने जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है वो बोलना शुरू किया था। तो देख लो यार, ये चीज थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखना है। ये वाली चीज बस लिख लो आप कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के प्रोबेबल, कि हो सकता है कि ये ओरिजिनेटर हैं, इनके द्वारा ही जो है वो इंडो यूरोपियन भाषाओं का उपयोग किया गया। और अभी जो थ्योरी जो मानी जाती है ज्यादातर, और प्रूवन हिस्टोरियंस जो प्रूवन थ्योरी को जो है वो मानते हैं, तो वो यमनिया लोग के बारे में मानते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि यमना जो लोग हैं वो किससे एसोसिएटेड है, तो ये पहले इंडो यूरोपियन स्पीकर है। ठीक है। और अब नई स्टडी बता रही है कॉकासा लोअर वोल्गा लोग। अब सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस स्टडी के थ्रू जो सामने आई हैं। तो कॉकासा लोअर वोल्गा के लोग यूरोशियन यूरेशियन स्टेपी पर रहते थे और अब उनको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के जेनेटिक प्रोजेनिटर जो है वो माना जा रहा है। इनका जेनेटिक मिक्सिंग और माइग्रेशन हुआ, जो यमनया जीनोम बनने का एक बड़ा रीजन था। अब ये स्टडी जो है वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स द्वारा की गई, जिसमें रशिया और ईस्टर्न यूरोप के 354 इंडिविजुअल्स के
एंशियंट डीएनए को एनालाइज किया गया। अब रिसर्च कहते हैं कि यमनया होमलैंड जो अब सदर्न यूक्रेन में है वो भी रशिया यूक्रेन वॉर से अफेक्ट हो रहा है। तो याद रखना, ये सदर्न यूक्रेन में हम लोग को यमनया होमलैंड देखने को मिलता है। क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है लोकेशन से रिलेटेड कि यमनया जो लोकेशन है वो कहाँ की है। तो आपको ध्यान में रखना ये सदर्न जो यूक्रेन है उसका हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की चर्चा करें। तो देखो यार, यमनया लोग का रोल जो है वो किस प्रकार से हम लोग को लैंग्वेज को फैलाने में देखने को मिला। तो यमनया लोग, अब आपके दिमाग में तुरंत मैप में यूक्रेन आ जाना चाहिए कि भाई वहां पर लोग रहा करते थे। लगभग कह सकते हो 5700 से 5300 साल पहले यूरेशिया में रहते थे। ये बेसिकली नोमैडिक हर्डर्स थे, यानी कि चरवाहे थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, बंजारे टाइप। अब ये अपने साथ जो है वो अपने पेस्टोरल लाइफस्टाइल थी इनकी, चरवाहे थे। तो अपने भेड़ बकरियों को, सांड को जो है वो अपने साथ लेके चलते थे, ऑक्स को, है ना। तो ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के डिफ्यूजन में एक मेजर रोल प्ले करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो कम्युनिकेट करते थे, तो उसमें ये फैलाते थे इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को, है ना। बस यही चीज है और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ये लोग ट्राइब्स के फॉर्म में रहते थे, पेस्टोरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट थे। फिर रैपिड पॉपुलेशन एक्सपेंशन की वजह से इनका लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट जो है वो वाइड स्प्रेड हो गया, ज्यादातर लोगों को इनकी भाषा समझ में आने लगी। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ऐसे करके जो है वो पूरे जगह फैली है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आ जाता है लैंग्वेजेस वगैरह से रिलेटेड कभी कभी प्रीलिम्स में। अब थोड़ा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के बारे में बात कर लें भाई, इससे रिलेटेड भी बन सकते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ी जो लैंग्वेज फैमिली है वो है इंडो यूरोपियन, जिसमें 400 से भी ज्यादा भाषाएं आती हैं गाइस, राइट। और फिर इनकी सब फैमिलीज जो है वो आप देख लो, जैसे कि सेल्टिक हुई, जर्मेनिक हुई, रोमन हुई, हेलेनिक हुई, अल्बेनियन हुई, अर्मेनियन है, अर्मेनियन, अल्बेनियन, ये नाम आपने शायद सुने होंगे, बाल्डो, स्लाविक, इंडो ईरानियन, है ना। तो ये सब जो है वो इसकी मतलब कुछ सब लैंग्वेजेस हैं। पहले जो इंडो यूरोपियन माइग्रेशन मॉडल था उसमें यमनवा का सेंट्रल रोल माना जाता था, लेकिन अब नई रिसर्च के मुताबिक अब बताया जा रहा है कि कॉकासस में बेसिकली ये लैंग्वेज, ये भाषा जो है वो ओरिजिनेट हुई है। बस आपको तो ये रिसर्च के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब देखो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जो क्वेश्चन, और देखो साउथ एशियन लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, है ना, सीनो तिब्बतन और ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो ये वाली चीज आपसे कभी कभी प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं ये लोग कि भाई इनमें से बताओ साउथ एशिया लैंग्वेजेस कौन सी है। तो ये पूरे, ये साउथ एशिया वाली जरूर लिख लेना। वो इंडो यूरोपियन का चार्ट तो बहुत बड़ा है, तो उसमें दो चार पॉइंट्स है वो मैंने आपको बस बता दी, वो मत लिखने की आपको जरूरत नहीं है। बट ये चारों की जरूर लिख लेना, कभी कभी चूज द करेक्ट पेयर वगैरह में आ जाता है। तो कॉकासस लोअर वोल्गा लोगों का जेनेटिक रिलेशन किन लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, तो ऐसा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो इंडो यूरोपियन बोलोगे आप। यमनाया लोग किस सिविलाइजेशन के पूर्वज माने जाते हैं, तो इंडो यूरोपियन की, ये भी ध्यान में रखना। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का सबसे बड़ा सब ग्रुप कौन सा है, तो इंडो ईरानियन, ठीक है। तो ये भी फैक्ट ध्यान में रखना। और मेंस में बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ ले ये लोग, तो ये आ सकता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ यमनाया माइग्रेशन इन शेपिंग एंशिएंट सिविलाइजेशन। समझ रहे हो कि एंशिएंट प्राचीन जो सिविलाइजेशन था उसमें यमनाया माइग्रेशन का क्या रोल है। या ऐसा भी आ सकता है इंडो यूरोपियन ओरिजिन्स के नए जेनेटिक इंसाइट्स लिंग्विस्टिक हिस्ट्री को किस तरह रीडिफाइन कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में जो है वो बन सकते हैं। तो ये बेसिकली हिस्ट्री और लिंग्विस्टिक को एक नए नजरिए से देखने का मौका जो है वो जेनेटिक स्टडीज दे रही है, और जिसको स्टडी करके हम लोग को और पास्ट के बारे में बेहतर तरीके से जो है वो समझ में आ रहा है। बस गाइज यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब देखो मैं आपको कहा ही है कि पूरे महीने भर लगातार डेढ़ एक महीने तक यूनियन बजट से रिलेटेड टॉपिक्स चलेंगे। तो हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बजट 2025-26 में ट्राइबल वेलफेयर के प्रोविजंस। इस बजट में ट्राइबल कम्युनिटीज के एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई हैं। तो देखो सबसे ये चीज लिख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट
जिसमें 14,925.81 का एलोकेशन जो है वो दिया गया था, जो पिछले साल से 45.79% ज्यादा है। तो यानी कि अब ट्राइबल की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जो है वो अच्छा कदम जो है वो उठाया गया है, अच्छे पैसे भी लगाए गए हैं। 45.79% ज्यादा बजट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि बताया गया है। ठीक है, 35.75% इंक्रीज जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब सुनो। अब ये इंक्रीज मेनली तीन मेजर स्कीम्स में किए गए हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन जिसको हम लोग बोलते हैं, और तीसरी स्कीम है धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, DAGJGUA। तो ये तीनों इनिशिएटिव के नाम जो है वो लिख लो। ये तीन इनिशिएटिव से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बजट में कितना क्या आया, कितना, देखो 45.79% इंक्रीज जो है वो देखने को मिल रहा है। राइट, अब सुनो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। एसटी, याद रखना, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स को फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन देने के लिए ये इनिशिएटिव 2018 में लॉन्च हुआ था। तो कब लॉन्च हुआ था, याद रखना, 2018 में। ऑब्जेक्टिव क्या था, रेसिडेंशियल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करानी है किसको, शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों को। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस बार हम लोग को एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए जो बजट वगैरह है वो 50% ज्यादा है। आंकड़े कितने वो याद रखने की जरूरत नहीं है। टारगेट क्या है ये जरूर याद रखना कि मार्च 2026 तक 728 ऐसे स्कूल जो है वो चालू किए जाएंगे, ऑपरेशनल होंगे। और इससे 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को रहे वो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। तो ये स्टूडेंट्स, पता है आपको, ट्राइबल स्टूडेंट्स को यूपीएससी और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेगा। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना, ये वाली चीज कि इसके क्या टारगेट्स हैं। अब दूसरा, अगर हम बात करें पीएम जनमन के बारे में, तो पीएम जनमन जो हम लोग को स्कीम देखने को मिल रही है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो स्कीम है, पीएम जनमन। इससे रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के हेल्थ केयर, एजुकेशन और लाइवलीहुड को इंप्रूव करने के लिए लॉन्च की गई थी। लिख लेना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीएम एम जनमन, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को अपलिफ्ट जो है वो करना। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कौन होते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। पहले भी इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसकी डेफिनेशन लिखो। फिर पीएम जनमन के इनिशिएटिव पीएम आवास योजना के अंडर 4.90 लाख घर घर जो है ये पीवीटीजीज के लिए बनाएंगे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। लिख लेना। ट्राइबल हेल्थ केयर सेंटर्स और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी स्टैब्लिश की जाएंगी। इससे ट्राइबल एरियाज में गरीबी और हेल्थ से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो कम होंगे। फिर इसके अलावा नेक्स्ट स्कीम जो है धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये स्कीम ट्राइबल विलेजेस में हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस, मतलब इसका एक्सेस बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। लिख लेना। पिछले साल 500 करोड़ था, अब इस बार इसका 2000 बजट कर दिया गया है। ट्राइबल विलेजेस में ड्रिंकिंग वाटर, रोड, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स एक्सिलरेट किए जाएंगे। 100% कवरेज जो है वो इंश्योर किया जाएगा। ये इनिशिएटिव ट्राइबल जो कबीले होते हैं ना, इनको मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट करेगी। तो बस इसमें तो आप सिंपल सी चीज जो है वो ये ध्यान में रखो कि ट्राइबल एरियाज के बेहतर डेवलपमेंट के लिए और सरकारी इनिशिएटिव जो है वो उसका कवरेज ट्राइबल एरियाज तक पहुंच सके, वहां पर डेवलपमेंट हो सके, इसलिए ये धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान स्कीम हम लोग को देखने को मिली। बस यही था। इसके अलावा और भी कुछ इनिशिएटिव है। ऑन्टरप्रेन्योरशिप सपोर्ट फॉर एसटीज, लिख लेना ये भी।
5 लाख शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए 2 करोड़ रुपए तक टर्म लोन दिया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम से इंस्पायर्ड ये प्रोग्राम ट्राइबल बिजनेस इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। फिर वंधन विकास केंद्र, ये भी लिख लेना भाई, इसका एक्सपेंशन, जिसमें ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग जो है वो होगी, और ट्राइफेड इसमें मार्केटिंग जो है वो करेगा। और ट्राइब इंडिया आउटलेट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा एकलव्य डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल एजुकेशन और स्मार्ट क्लासरूम शुरू की जाएंगी। ट्राइबल युवाओं के लिए स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के अंडर स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, है ना, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को डेवलप किया जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री वन धन योजना, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनको सपोर्ट करने के लिए पूरी चीज लिखोगे आप ये। मनरेगा के बारे में आप जानते ही हो। जनजातीय गौरव दिवस, हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ट्राइबल लीडर्स और ट्राइबल वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए, ये पूरी चीज लिखोगे आप। विकसित भारत संकल्प यात्रा, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट स्कीम की डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए बनाया गया है ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में। और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो बस इतना ही टॉपिक था ये वाला, बट इस टॉपिक के अंदर पूरे नोट्स काफी काम के हैं। पूरी की पूरी चीज आप लिखेंगे। कभी कभी स्टेट पीएससी डायरेक्टली ये भी पूछ लेती है कि भाई यूनियन बजट 2025-26 में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का बजट कितना था। हालांकि मैं आपको आंकड़े याद रखने के लिए बोलता नहीं हूं, बट कभी कभी स्टेट पीएससी आंकड़े डायरेक्टली पूछ लेती है। फिर कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पीएम जनमन का प्राइमरी फोकस किस कम्युनिटी के ऊपर है, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ट्राइबल विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। मेंस में अगर आपसे पूछेंगे तो यही पूछेंगे यूनियन बजट 2025-26 में ट्राइबल वेलफेयर पर फोकस क्यों दिया गया। क्वेश्चन ये आएगा, क्यों क्यों कर रहे हैं हम ट्राइबल विलेज पर फोकस, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यूनियन बजट 2025-26 में ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए काफी प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव है। ऑब्वियसली हम जो ट्राइबल जो एरियाज उसके ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए काफी प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव पॉलिसीज लेकर आए हैं। और इंक्लूसिव पॉलिसी यानी कि सभी को शामिल करने वाली पॉलिसी है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रायोरिटी दी गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करने का, मजबूत बनाने से रिलेटेड ये टॉपिक है। अब यही यूनियन बजट 2025-26 में एमएसएमई, इसकी ग्रोथ के लिए नए उपाय जो है वो लिए गए हैं। एमएसएमई सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है, चाहो तो लिख लो। एमएसएमई सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये सेक्टर 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, ये भी लिख लेना। इस सेक्टर के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और जीडीपी में 30% कॉन्ट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये आप मेंस में उपयोग कर सकते हो। आओ ओवरव्यू देख लेते हैं। एमएसएमई सेक्टर के अंदर 6.3 करोड़ इंटरप्राइजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। 6.3 करोड़ इंटरप्राइजेस। अब बस सुनते जाओ, उसमें और कुछ नहीं है, ये आंकड़े वगैरह उतने कुछ खास याद रखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। और क्या है, सपोर्ट फॉर लेबर इंसेंटिव सेक्टर, हाँ ऑब्वियसली सुनते बस जाओ। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में 45.79% का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। 2024-25 में एमएसएमई सेक्टर का टोटल क्रेडिट फ्लो 12.39 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसका शेयर 2020-21 में 27.3% था, 22-23 में 30.1% हो गया। तो ये नंबर दिखाते हैं कि एमएसएमई कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना बड़ा रोल है। तो वो सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, दो चीजें मैंने लिखने के लिए कही थी, होपफुली आपने लिख ली होगी कि जीडीपी में इसका 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये नौकरी देता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब एमएसएमई कैटेगरी की डेफिनेशन थोड़ी सी रिवाइज हुई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट रुकना, ये लिख लो भाई अलग से।
बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस 95% से ज्यादा है। माइक्रो इंटरप्राइज हम उनको बोलेंगे जो 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के अंडर है और जिनका टर्नओवर 10 करोड़ का है। समझ गए? छोटा इंटरप्राइज माइक्रो इंटरप्राइज, सबसे छोटा वाला, है ना। माइक्रो इंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट लिमिट 2.5 करोड़ तक और टर्नओवर 10 करोड़ तक। अब इससे ऊपर चले जाओ, स्मॉल इंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। और मीडियम इंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ज्यादा एमएसएमईस गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो जाए, इस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिमिट रिवाइज हुई है। और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और बिजनेस एक्सपेंशन का स्कोप जो है वो इसमें बढ़ेगा। फिर लोन और क्रेडिट फैसिलिटी को इस बार बजट में बूस्ट करने की बात हुई। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 5 करोड़ से 10 करोड़ बढ़ा दिया गया है। अब गारंटी लोन जो है वो 10 करोड़ रुपए तक जो है वो एमएसएमई को प्रोवाइड किया जा सकता है। बट पता है यार, ये सिर्फ पता है अपन आंकड़े पेपर में देखते हैं, बट एक्चुअल जब नीड होती है ना, तो पैसा नहीं देती सरकार, कोई स्कीम काम नहीं होती। एक स्कीम के थ्रू जब मैंने लोन उठाने की कोशिश करी थी 10 लाख रुपए का, तब उस समय जो एजेंट था वो 20% मांग रहा था कि भाई साहब लोन तो मैं आपका करवा दूंगा, बट 2 लाख रुपए आप मुझे जो है वो देंगे। मैंने कहा भाई 2 लाख रुपए ही तेरे को दे दूंगा मैं, मेरे पास 8 लाख रुपए आएगा तो उसके इंटरेस्ट के साथ, हालांकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रहता है उसका, ज्यादा जो है वो नहीं रहता। मेरे ख्याल से 7 8 9% ऐसा कुछ रहता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग उसके लिए फॉर्म्स में, यानी कि किस पर्पस के लिए आप जो है वो ले रहे हो। 10% के अंदर ही रहता है। तो वो है तो सही, बट आप सीधे सीधे एजेंट 2 लाख रुपए ले लेगा तो भाई मेरा तो नुकसान ही है ना, इंटरेस्ट तो मैं भर ही रहा हूँ, प्लस ऊपर से मेरे पास अमाउंट भी कम आया है। तो बहुत दिक्कतें होती हैं भाई। तो ये याद रखना, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की लिमिट बढ़ा दी है लोन की। स्टार्टअप का गारंटी कवर 10 करोड़ से 20 करोड़ डबल हो गया है स्टार्टअप्स के लिए। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई को 20 करोड़ तक टर्म लोन मिल सकेगा। ये फैक्ट भी ध्यान में रखना आप। एमएसएमई के लिए लोन आसान कर दिया है और नए स्टार्टअप और एक्सपोर्टर्स को अच्छा फायदा मिलेगा इससे। अब गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए नए क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च करी है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नई क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है एमएसएमई के लिए। उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड एमएसएमई को 5 लाख रुपए तक का बिजनेस क्रेडिट कार्ड मिलेगा। क्या? 5 लाख रुपए तक का बिजनेस क्रेडिट कार्ड जो है वो मिलेगा उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड एमएसएमई को। पहले साल में 10 लाख एमएसएमई क्रेडिट कार्ड इशू करने का टारगेट है। ये फैक्ट भी ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे एमएसएमई की लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पर उनको डे टू डे के लिए पैसे चाहिए होता है तो वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स इजीली जो है वो फुलफिल हो जाएगी एमएसएमई की। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट मिलेगा। नई स्कीम अनाउंस की गई है फर्स्ट टाइम एमएसएमई ओनर के लिए। वुमेन SC ST एंटरप्रेन्योर्स को 2 करोड़ तक टर्म लोन मिलेगा। ये वाला फैक्ट भी जो है वो ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये पूरी चीज लिखेंगे आप। 2 करोड़ तक का जो है वो इनको लोन मिलेगा वुमेन SC ST एंटरप्रेन्योर्स को। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का एक्सटेंडेड वर्जन है ये इनिशिएटिव। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च होंगे जो एमएसएमई ओनर्स के एंटरप्रेन्योरियल और मैनेजेरियल स्किल्स इंप्रूव करेंगे। इसका इंपैक्ट ये होगा कि नए एंटरप्रेन्योर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और एमएसएमई सेक्टर में नई जॉब क्रिएशन और इनोवेशन का स्कोप भी बढ़ेगा। फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है एमएसएमई, लिख लेना ये भी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव है एमएसएमई का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में रोल बढ़ाना। सोलार फोटोवोल्टाइक सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी विंड टर्बाइंस ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस होगा। इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन प्रमोट की जाएगी।
और इंडियन एमएसएमई ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव इससे बन सकेगी, और रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। नेक्स्ट, एमएसएमई समाधान पोर्टल, जो डिलेड पेमेंट्स के रेजोल्यूशन के लिए सरकार एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म जो है वो लेकर आई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई का समाधान पोर्टल लिख लेना, एमएसएमई का समाधान पोर्टल। टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी ये लेकर आए हैं मेक इन इंडिया ब्रांड वाला। फूड प्रोसेसिंग में भी सपोर्ट जो है वो किया जाएगा। ठीक है। और ये समाधान पोर्टल, ये पूरी चीज आप लिखेंगे भैया इस टॉपिक के अंदर, जैसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ट्रेडिशनल आर्टिशंस और क्राफ्ट पर्सन को सपोर्ट करने के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, बिजनेस रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोवाइड कराने के लिए। ये पूरी स्कीम लिखोगे आप। स्फूर्ति, एसआरआई फंड, चैंपियन पोर्टल, शिकायत रिजॉल्व करने के लिए और बिजनेस सपोर्ट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कोलेटरल फ्री माइक्रो लोन्स प्रोवाइड कराती है। इस स्कीम के अंदर भी मैंने लोन लेने की कोशिश करी थी, कुछ नहीं मिला था। फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्रोवाइड कराने के लिए, कैश फ्लो इंक्रीज करने के लिए। तो ये पूरी चीज लिख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एमएसएमईज के लिए 25% प्रोक्योरमेंट, यानी खरीदारी जो है वो एमएस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है वो कर लेंगी एमएसएमई से। 4% SC ST ओन्ड और 3% वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेज रिजर्व्ड है। मतलब समझ रहे हो, सरकार डायरेक्टली खरीदारी जो है वो एमएसएमई से करेगी, जिससे कि उनको सपोर्ट मिल सके। चैलेंजेस भी है भाई बहुत, एमएसएमई इंडिया के अंदर चैलेंज भी फेस कर रही है। पहली बात तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन और टैक्स लॉस काफी डिफिकल्ट है, और ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में टफ कंपटीशन है। हर एमएसएमई को इजीली फंडिंग नहीं मिल पाती, जैसे मुझे भी नहीं मिली थी। एमएसएमई में ऑटोमेशन और एआई इंटीग्रेशन अभी भी काफी कम है। तो प्रीलिम्स में इस प्रकार के आंकड़े पूछ सकते हैं, यूनियन बजट में एमएसएमई के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो कितनी है, क्रेडिट गारंटी कवर अब कितना है एमएसएमई के लिए, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं, मेंस में भी आ सकता है कि चैलेंजेस क्या एमएसएमई इंडिया के अंदर फेस कर रही है, कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो इन चैलेंजेस को ओवरकम कर रही हैं। तो उसमें आप पॉलिसीज के जो है वो नाम लिखेंगे। राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एग्रीकल्चर फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू एग्रीकल्चर ग्रोथ को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इससे रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है यूनियन बजट 2025-26 में। एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता है इंडिया की जीडीपी का 18% कंट्रीब्यूट करती है, लिख लेना भैया, और याद रखना है कि हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 18%, और इसमें लगभग 50-60% वर्कफोर्स इन्वॉल्व है देश की। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन से किसानों को लोन्स, इंश्योरेंस और सब्सिडीज का बेटर एक्सेस मिलेगा, फार्मिंग प्रोडक्टिविटी और रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने में ही हेल्प करेगा। आज की डेट में किसान जो है बहुत चैलेंजेस भी फेस करते हैं यार, काफी ज्यादा। जैसे उनके पास बहुत सारे किसान जो है वो अभी भी प्राइवेट मनी लेंडर से लोन लेते हैं, यानी कि वहां का उनका जो आसपास जो ब्याज पे पैसे चलाने वाले व्यक्ति होता है ना, उससे लोन लेते हैं। बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मैंने खुद लिया था बाहर से लोन, और बड़ा डेंजरस भी होता है यार बाहर से लोन उठाना। बहुत दिक्कतें भी क्रिएट जो है वो कई बार हो जाती है, गुंडागर्दी होती है उसमें तो पूरी पूरी। बहुत रिस्की होता है, बहुत रिस्की। कि आप आपने अगर टाइम पर जो है वो नहीं दी, मतलब एक भी दिन अगर डिले हुआ बाहर वाले पैसे में, तो तुरंत जो है वो मारुति वैन खड़ी हो जाती है, और आप जहां जा रहे हो वहां से आपको बिठा के ले जाती है। मैंने तो खुद आंखों के सामने देखा है काफी सारे लोगों को, क्योंकि मैंने खुद पैसा उठाया था, अपने साथ नहीं घटी क्योंकि मैंने टाइम पे उनको वापस कर दिया, क्योंकि प्रायोरिटी उनको रखा था कि बैंक वाले को भले ही भाई बाद में देंगे, इन लोग को पहले दो, खत्म करो। क्योंकि ये बड़े डेंजरस टाइप के लोग होते हैं जो पैसा जो है वो देते हैं मार्केट में, क्योंकि हर कोई इंसान मार्केट में पैसा नहीं चला सकता भाई, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत होता है। जैसे मैंने महीने के 10% पे उठाया था,
5 लाख रुपए उठाए थे मैंने, और एक ही महीने में वापस कर दिया था भाई मैंने, क्योंकि अपने उतना था नहीं कि 50,000 रुपये जो है अपन दें हर महीने। तो कई केसेस तो ऐसे भी हुए हैं अभी बीच में। एक सुसाइड केस जो है वो सामने आया था। एक हस्बैंड वाइफ ने जो है वो सुसाइड कर लिया, ये ये वाले इसी हरकत के कारण, कि बाहर से जो है उन्होंने पैसा उठा लिया, और बकायदा सुसाइड नोट में लिखा भी था कि हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया था उससे 4 गुना ज्यादा पैसे दे ही चुके हैं। होता ही है ये, बिल्कुल होता है ये। बट ऑब्वियस ही बात है, उनको बाहर वाले लोगों को चाहिए होता है सूत में पैसा। फॉर एग्जाम्पल, बाहर से अगर आपने 5 लाख रुपए जो है उठाया है, तो उनको चाहिए कि आप पूरे 5 वापस करो। ऐसा नहीं कि भाई आपने 25 दे दिए अभी, सॉरी 2.5 लाख अभी दे दिए, फिर 2.5 लाख जो है वो आप बाद में दो, और 2.5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा नहीं होता उनका, क्योंकि उनको पता है ना चाल। उनको पता है कि भाई सामने वाला बंदा जो है वो एक बार में पैसा तो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति जो है वो 5-10 लाख रुपए जो है वो ले लेता है किसी से, और जिंदगी भर तक जो है वो उसको खिलाता रहता है जिससे लिए है। तो ये ब्याज व्याज का काम बड़ा बेकार है भैया, दूर रहना है इन सब चीजों से। किसान भी बेचारे ऐसी चीज में फंस जाते हैं। क्लाइमेट चेंज और अनप्रेडिक्टेबल वेदर से किसान की इनकम लो हो रही है ना। ग्रामीण क्षेत्र में फॉर्मल बैंकिंग नहीं है अभी भी, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना जरूरी है। इसीलिए ये किसान क्रेडिट कार्ड को एक्सपेंड करने के लिए ये आई है, मतलब इस बार के बजट में चीजें लिख लेना। किसान क्रेडिट कार्ड को एक्सपेंड किया जा रहा है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% है वैसे तो किसान क्रेडिट कार्ड में, बट अगर आप टाइम पर जो है वो रीपेमेंट कर देते हैं तो 4% हो जाता है। मैक्सिमम लोन लिमिट जो है वो 3 लाख रुपए, और बिना कोई चीज गिरवी किए 1,60,000। ये सब आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, जो बता रहा हूँ वो लिख लो। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लोन 3 लाख रुपए तक का फार्मर को जो है वो मिल सकता है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और कोलेटरल फ्री लोन जो है वो 1,60,000 रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ये चीज है। तो किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स में 1.08 लाख करोड़ का इंक्रीज हुआ है। 5.9 करोड़ से ज्यादा किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट लिया है। नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट NWR के अगेंस्ट लोन फैसिलिटी एनहेंस की गई है, बढ़ाई जो है वो गई है। समझते हो आप नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट क्या होती है? मतलब किसान का जो है वो पूरा जो भी प्रोड्यूस जो होता है, जो उसके वेयर हाउस में होता है, तो उस अकॉर्डिंग, उस रिसीट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको लोन मिल जाता है। यही चीज तो गिरवी में रखवा लेते हैं। फिर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, ये भी अब एलिजिबल हो गए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, ये भी लिख लेना। ठीक है। फिर और क्या हुआ है भाई? पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान निधि भी है। इसमें भी चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिली हैं। ये भी लिख लो यार। किसान ऋण पोर्टल सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम के लिए था। इंटरेस्ट सबवेंशन समझते हो? तो सब्सिडी होती है, बेसिकली डिस्काउंट होता है इंटरेस्ट पे, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। यानी किसान को जो है वो 7% से और कम चाहिए और डिस्काउंट चाहिए, तो 3-4% में उसको लोन जो है वो उड़ जाता है, उसको डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो क्लेम करने के लिए ये चीज है। काफी किसानों को इससे बेनिफिट जो है वो मिला है। लिख लो पीएम किसान सम्मान निधि योजना। क्या होता है इस योजना के अंदर? इस योजना के अंदर किसान को जो है, लिख लो, किसान को जो है 6,000 रुपये मिलता था हर साल। अब उस 6,000 को जो है बढ़ाकर अभी इन लोगों ने 8,000 कर दिया है, लिख लेना। किसान को 6,000 रुपये मिलता था, उसको बढ़ाकर इस बार इन लोगों ने 8,000 जो है वो कर दिया है। ठीक है। अब एक और चीज लिख लो। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, पीएम फसल बीमा योजना। फसल बीमा, फसल खराब हो गई तो उसके लिए बीमा ही है। दो, अब इसके प्रीमियम रेट्स आपको ध्यान में रखना है। 2% खारिफ,
1.5% राबी के लिए, 5% कमर्शियल क्रॉप के लिए। यानी कि आपको इसका इतना प्रीमियम अगर आप भरोगे तो कोई भी क्रॉप फेलियर होता है तो उसमें किसान को जो है वो राहत जो है वो मिल जाएगी। जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी बनवाती है ना, वैसे ही अगर कोई भी क्रॉप फेलियर होगा तो ये इंश्योरेंस जो है वो का पैसा जो है वो मिल जाएगा, यानी कि एक प्रकार से किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। 2024 में 5 करोड़ किसान कवर्ड थे, अब ये नंबर 7 करोड़ तक बढ़ गया है। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये भी लिख लेना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब जैसे क्या होता है कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि किसान ने खेती कर ली, प्रोडक्शन हो गया, अब उसको रखना है तो वेयर हाउस की कॉस्ट पड़ती है ना। फिर मैनेज भी करना है उसको कि कहीं वो फसल जो है वो खराब ना हो जाए, मतलब प्रोड्यूस जो है वो खराब ना हो जाए। तो इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, और 1 लाख करोड़ रुपए इस फंड में रखा गया है। और इससे अगर कोई लोन उठाता है तो उसमें 3% लोन पे जो है वो दिया जाएगा, 2 करोड़ तक। इंटरेस्ट सब्सिडी है ये, 3% की, 2 करोड़ तक। और 25 करोड़ रुपए नया फंड एलोकेशन इसके अंदर कह दिया, यानी कि इसमें अब जो भी कोल्ड स्टोरेज बनवा रहा है, लॉजिस्टिक पे फोकस कर रहा है ना, प्रोसेसिंग यूनिट्स पे फोकस कर रहा है, तो उसको 2 करोड़ रुपए तक का 3% के इंटरेस्ट डिस्काउंट या इंटरेस्ट सब्सिडी में जो है वो लोन मिल जाएगा। और इस लोन के लिए जो नया फंड इन्होंने रखा है वो 25,000 करोड़ रखा है। फिर गवर्नमेंट एक नया इनिशिएटिव जो है वो लेकर आई है, किसान ऋण पोर्टल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, लिख लिया होगा आपने, है ना। एआई पावर्ड चैटबॉट बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी भी लाई गई है। एआई पावर्ड चैटबॉट बेस्ड, लिख लेना, एआई पावर्ड चैटबॉट बेस्ड एडवाइजरी। ये बेसिकली किस पर्पस के लिए कि डायरेक्टली जो है वो किसान को जो समस्या है वहां पर मेंशन करे और उनको तुरंत रेजोल्यूशन मिलेगा। फिर यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम रूरल एरियाज तक एक्सटेंड किए गए हैं। फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑलरेडी पता है, फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस देने के लिए 10,000 एफपीओ क्रिएट किए गए हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप ड्रॉप मोर क्रॉप, ड्रिप और स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर जो होते हैं ना खेतों में लगे रहते हैं, पानी जिससे निकलता रहता है, तो उस पर 55% सब्सिडी जो है वो छोटे किसानों को मिलेगी। बस इतना लिख लेना। बस ये चीज है इसके अंदर, और क्या है। जितनी मैंने आपको स्कीम बताई है वो तो लिख लो बस। प्रोजेक्ट विस्तार लिख लो आप, ये यही प्रोजेक्ट विस्तार इसी से रिलेटेड जो मैं आपको बता रहा था। एआई बेस्ड चैटबॉट जो है वो लेकर आ गए किसानों की समस्या को रिजॉल्व करने के लिए। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मेघदूत एप्लीकेशन, मौसम एप्लीकेशन, ये किसानों को जो है वो वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी और क्रॉप रिलेटेड फोरकास्टिंग करेगी, बताएगी कि भाई क्या सही है क्या नहीं है। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो मिलेगा, 3% के इंटरेस्ट सबवेंशन पे। और लोन जो है वो 9% पे कैप कर दिया है कि 9% से ऊपर लोन नहीं होगा। ठीक है, 9% इंटरेस्ट से। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिंचाई योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया। रूरल एरियाज में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, आत्मा, ये लिख लेना। ये रूरल स्किल्स को बढ़ाने के लिए और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को जो है वो प्रमोट करने के लिए लाया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये भी लिख लो। ये मिनिमम पेंशन जो है वो 3,000 रुपए प्रति महीने की रिटायरमेंट के बाद किसान को प्रोवाइड कराने के पर्पस के लिए ये मानधन योजना लाया गया है। तो पूरी चीज ध्यान में रखनी है। चैलेंजेस मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स किसान आज की डेट में फेस कर रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम होती है वही इसका सोल्यूशन होता है, राइट। तो गाइज बस आज 4 ही टॉपिक रखते हैं, मतलब एक टॉपिक बस आपका छूट गया, ये आर्टिक वार्मिंग का। उसके बाद तो आपके वो होते हैं क्वेश्चंस वगैरह प्रीलिम्स के। मैं कल कंटिन्यू करता हूँ इसके बाद वाला, है ना। और क्योंकि आज थोड़ा सा हेल्थ जो है वो ठीक लग नहीं रही है, तो थोड़ा
अभी क्या बोलने में दिक्कत जा रही है बार बार। वो होता नहीं कि एकदम से ऐसा बीवी शूट होता है तो अच्छा नहीं लगता, मतलब सांस फूलने लगती है, दिक्कतें आती हैं। बट ठीक है, इतना खींच लिया मैंने वन गो में। अब थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर वापस से जो है वो दूसरी चीज़ें करूँगा। क्योंकि पूरा दिन जो है वो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और अपन ऐसे तो है नहीं कि पड़े ही रहे बस बिस्तर पे। तो काम चलते रहना चाहिए भाई। क्योंकि काम नहीं होता ना तो खुद अंदर से बेचैनी होने लगती है कि यार, कि काम करना है भाई, खाली नहीं बैठ सकता मैं। वो बोलते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि पड़े हुए हैं, रील्स देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। हाँ, मूवी जरूर मैं भी देखता हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। बट कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम जरूर करता रहता हूँ, उसके बिना मन ही नहीं लगता। वो होता है ना वर्कहॉलिक टाइप। तो यस, मैं वैसे ही हूँ कि चाहे कुछ हो जाए, काम नहीं रुकना चाहिए भाई। चलो, अब कल मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।